अब उन्होंने कहा कि सर आपको कस्टम डिपार्टमेंट को एक और काउंटर वेलिंग ड्यूटी जमा करवानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 इक्विवेलेंट टू जीएसटी, इक्विवेलेंट टू जीएसटी। जितना उसके ऊपर जीएसटी है उतना आपको कस्टम डिपार्टमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा कि सर हाईली अनफेयर, जब इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है तो मैंने कस्टम ड्यूटी जमा करवा दी, उसके ऊपर एसडब्ल्यूएस भी जमा करवा दिया। अब आप मेरे को बोलते हो कि ये गुड्स अगर इंडिया में खरीदे बेचे जाते तो इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं जीएसटी के रेट 5, 12, 18, 28, ठीक है, जो सबसे कॉमन रेट है। तो मैं ना हाईएस्ट ले रहा हूं ना लोएस्ट ले रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं 18% कि मेरे जो गुड मैं इंपोर्ट कर रहा हूं वो अगर इंडिया में खरीदता तो वो 18% जीएसटी के अंदर लेवाए होते। इन दैट केस अब वो कहते हैं कि जी आपको सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के अंदर 18% इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जमा करवानी पड़ेगी इक्विवेलेंट टू, ये 18% कहां से आया, वो कहते हैं इक्विवेलेंट टू द जीएसटी, इक्विवेलेंट टू द जीएसटी। मैंने कहा सर अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्यों जमा करवाने। पहले आप बोलते थे एक्साइज ड्यूटी के इक्विवेलेंट जमा करवाओ, फिर वैट के इक्विवेलेंट जमा करवाओ, और अगर एक्साइज और वैट नहीं है तो मेरे गुड्स जीएसटी में आते होंगे, तो अब उनके ऊपर जीएसटी के इक्विवेलेंट आप जमा करवाइए। तो जीएसटी क्यों जमा हो रहा है, ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान से, फॉर द फेयर, फॉर द फेयर, फॉर द लेवल पे, ताकि सबको एक लेवल के ऊपर ही खेलने को मिले, किसी को कोई एडवांटेज नहीं। ठीक है, ध्यान से, लेट अस से आई एम द एंड कंज्यूमर, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, एप्पल की ही बात करें, ठीक है, देयर आर 2 सेल फोन्स अवेलेबल, एक एप्पल जो कि इंडिया के अंदर बना है जी, मेक इन इंडिया, और एक है जी मेड इन चाइना। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों का लेटर से आपस में कंपटीशन है, ये एप्पल भी 1 लाख रुपए का फोन है और ये वाला भी 1 लाख। मैंने इसको कहा कि सर आप कितने का दोगे, वो कहता है कि जी ये आपको पड़ेगा 1,11,000, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 11,000 रुपए आपको कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, 10,000 बीसीडी और 1,000 एसडब्ल्यूएस। मैंने कहा ठीक है, इस एप्पल से पूछा कि जी आप ये फोन कितने का दोगे, तो कहते हैं सर मैं जीएसटी लगाऊंगा 18,000 का और आपको 1,18,000 का मिल जाएगा। लेकिन ये जो 18,000 का जीएसटी है इसका आप इनपुट क्लेम कर सकते हो, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो इफ यू आर रजिस्टर्ड इन द जीएसटी। इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप भी सप्लायर हो, अगर आप भी फर्दर सप्लायर हो, आपकी फैक्ट्री है, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, अगर आप भी रजिस्टर्ड हो। मैंने कहा सर मैं रजिस्टर्ड नहीं, मैं अनरजिस्टर्ड, ठीक है जी, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं, और मैंने पर्सनल पर्पस के लिए लेना, अगर पर्सनल पर्पस के लिए लेना हो तो वैसे ही आईटीसी नहीं मिलता। तो मैंने दिमाग लगाया कि जी कहां से मोबाइल लेना चाहिए, तो मैंने कहा कि सर इंडिया का मोबाइल नहीं लेना चाहिए बिकॉज ऑफ द जीएसटी। ठीक है, इन दैट केस सारे ऑर्डर्स कहां पे गए थे, चाइना के फोन। तो ये जो इंडिया का मैन्युफैक्चरर था ये भारत सरकार के पास जाते हैं अपना कंप्लेंट लेटर में, और वो कहते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा फोन या प्रोडक्ट नहीं बिका। तो भारत सरकार ने कहा कि हमने क्या किया, तो हमने कहा कि सर हमारा प्राइस, क्वालिटी, एवरीथिंग इज कॉम्पिटिटिव विद द इंटरनेशनल बायर और द सप्लायर, लेकिन आपने हमारे ऊपर कुछ ऐसे टैक्स लगा रखे हैं जो कि आपने उनके ऊपर नहीं लगाए, ठीक है, जिसकी आपके टैक्सेस की वजह से मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और जो मेरा कस्टमर है वो इंटरनेशनल सप्लायर के पास जा रहा है, लोकल मेरे पास नहीं। तो सरकार ने इनके ऊपर तो जीएसटी हटाने से दी, सरकार कहती इन पे भी लगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी जब ये इंपोर्ट होगा, जब ये इंपोर्ट होगा तो इसके ऊपर 37 सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के तहत उन्होंने कहा कि जी उतना ही कस्टम ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी जितना इसके ऊपर जीएसटी लगता था अगर ये इंडिया में खरीदा और बेचा जाए तो हमने कहा कि इंडिया में इसके ऊपर रेट है 18%, तो अब 37 में रेट होगा जी 18।
अगर आप कहते हैं सर ये कंप्यूटर प्रोडक्ट्स हैं, इनमें रेट है जी 28%, ठीक है जी, एसी के ऊपर रेट है 28%, जो लग्जूरियस आइटम है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एसी इंपोर्ट कर रहा होता तो 37 में मेरे को कस्टम ड्यूटी भी कितनी जमा करवानी पड़ती, 28। अगर इंडिया में रेट लग रहा होता 5%, तो 37 के अंदर मैं भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी जमा करवाता और 5, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर है जी जीएसटी कंपनसेशन सेस। अभी मैंने बताया नहीं कि ऑफ विच, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ रेट सेटल कर रहे हैं कि रेट कितना होगा, ठीक है। आई विल बी कमिंग टू इट 18% ऑफ विच, ठीक है, उसमें हम ऑप्शन देखेंगे, दो ही ऑप्शन है, 1 लाख या 1,11,000, 1 लाख या 1,11,000, बस दो ही ऑप्शन, मैं क्लियर कर ही देता हूं, 1,11,000, ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स अपॉन टैक्स 1,11,000, ठीक है। कस्टम ड्यूटी को ऐड करके, एसडब्ल्यूएस को ऐड करके जो अमाउंट बनी जीएसटी के लिए, दैट अमाउंट इज, जीएसटी के लिए दैट अमाउंट इज, यहां तक कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? अब एक और सेक्शन है जी 39, दैट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है। पढ़ा है आपने जीएसटी, किसी ने सुना है कभी जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में? नो वन। जीएसटी पढ़ा है वैसे बीकॉम में किसी ने? कंपनसेशन सेस बड़ी हैंडफुल आइटम्स के ऊपर लगता है, 6 to 7 आइटम्स के ऊपर, ठीक है। और ये लग्जूरियस और डिसएडवांटेज गुड्स जैसे कि टबैको के ऊपर, कार्स के ऊपर, मिनरल वाटर के ऊपर, ठीक है। और कंपनसेशन सेस है ओवर एंड अबव द जीएसटी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं जिनके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है, तो वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 के अंदर इक्विवेलेंट रेट, वो भी आपको 39 में कस्टम ड्यूटी को जमा करवाना होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ 6 और 7 आइटम्स आते हैं, ठीक है। और जीएसटी के अंदर प्रॉपर पूरा चैप्टर है जी जीएसटी कंपनसेशन सेस। आगे यूज भी करते हैं ना गवर्नमेंट को, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि इसका पर्पस क्या है और क्यों लगाया गया, ठीक है। ये जीएसटी, मैं नहीं तो ना आधा घंटा जीएसटी कंपनसेशन सेस पे यूज करता, तो आई एम intentionally restraining myself कि मैं जीएसटी कंपनसेशन सेस को एक्सप्लेन ना, बट जीएसटी कंपनसेशन सेस रूटीन में हमें नहीं देखने को, ठीक है। बड़ी हैंडफुल आइटम्स के ऊपर लगता है, या फिर तो वो लग्जूरियस नेचर की होगी, ठीक है, या फिर वो डिसएडवांटेज्ड गुड्स होंगे जैसे कि टबैको, ठीक है। अब आप कहेंगे सर टबैको तो गरीब आदमी भी खाता है, लेकिन अच्छी चीज नहीं है, डिसएडवांटेज गुड्स है, इसलिए हम मना करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको महंगा करते हैं। गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा रही है कि ये महंगा होगा तो फिर लोग कम करें, ठीक है। और कार्स हो गई, मिनरल वाटर्स हो गए, ये अमीर लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस कंपनसेशन सेस अगर उस प्रोडक्ट पे लगता है तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 के तहत आपको उतनी ही कस्टम ड्यूटी और जमा करवानी पड़ेगी जितना उन गुड्स के ऊपर इंडिया में जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। अब हमने बस एक बात और पूछी कि सर क्या इसका आईटीसी मिल जाएगा? आईटीसी इन दोनों का मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या जीएसटी का आईटीसी मिलता है? वो कहते हैं अगर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में तो आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा। सेम बात उन्होंने यहां पर भी कही कि अगर आपने 37 के अंदर जीएसटी जमा करवाया, जीएसटी की इक्विवेलेंट एक अमाउंट जमा करवाई, तो उसका आईटीसी भी आपको मिल जाएगा। अगेन दिस टॉपिक टू बी टच्ड इन द जीएसटी, ठीक है, ताकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे रहे। पर्सनल कंजम्पशन होगी तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, ताकि इंडिया में लगने वाले टैक्सेस की वजह से इंडिया की इंडस्ट्री को, इंडिया के मैन्युफैक्चरर को, इंडिया के सप्लायर को नुकसान ना हो। इसीलिए हमने क्या कहा कि सर सेम सारे टैक्सेस कस्टम डिपार्टमेंट भी कलेक्ट कर ले और वो चीजें उतनी ही महंगी हो जाएं, ठीक है, ताकि दोनों सेम लेवल के ऊपर एक दूसरे से कंपीट कर सके, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे तो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर सिर्फ 11% का टैक्स एक्स्ट्रा है, बाकी सारे टैक्सेस सेम है। जीएसटी इंडिया के भी पर्सन को देना है, जीएसटी उनको भी देना है। कंपनसेशन सेस अगर इंडिया के सप्लायर को देना है तो फिर चाइना के सप्लायर को भी देना है।
बट चाइना के सप्लायर को 11%, इन माय एग्जांपल 11% बीसीडी और एसडब्ल्यूएस एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है, विच इज समवेयर इज अ कॉम्पिटिटिव एज टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद बफर है कि सर इंपोर्टेड मटेरियल तो आपको महंगा मिलेगा, आप लोकल लो, फिर लोकल मार्केट को हम उससे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आइए जी अब 3.7 को पढ़ेंगे जी, बहुत ध्यान से। Any article which is imported into India shall in addition 11% BCD और SWS तो आपको जमा करवाना ही है, be liable to IGST integrated tax, और IGST का जो रेट है वो 40% से ज्यादा कर देंगे, ठीक है। जीएसटी में हम पढ़ाते हैं, एक होता है CGST और SGST, इन दोनों को मिलाकर अगर इंटर स्टेट है तो उसको हम लगाते हैं IGST। जब ये रेट पढ़ाएंगे तो CGST एक्ट में लिखा है कि 20% से ज्यादा का रेट इंडिया के अंदर CGST नहीं लग सकता, और 20% ही SGST से ज्यादा नहीं लग सकता। इन दोनों को मिलाकर IGST में लिखा है कि 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। इन माय एग्जांपल जब मैंने बोला था 18%, तो वहां पर 9 + 9 18%, ठीक है। और एक बात आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा तो जब आईजीएसटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर लिखा है कि अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो उसे इंटर स्टेट मानकर उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा, उसे इंटर स्टेट माना जाएगा। ये वैसे वन स्टेट टू अनदर स्टेट है नहीं, वहां पर उन्होंने क्या वर्ड लिखा है, डीम्ड टू, ठीक है, माना जाएगा, है नहीं हमें पता है, बट माना जाएगा, और उसके ऊपर आईजीएसटी, और उसके ऊपर आईजीएसटी पढ़ते हैं। तो आईजीएसटी का जो रेट है वो 40% से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, दैट वी ऑलरेडी नो। एज लेविएबल अंडर सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, और वो कहते हैं कि उन गुड्स पे आप देख लो इंडिया में आईजीएसटी कितना लगता है उतना ही आपको लगाना है, प्लीज उससे कम या उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो अगर उन गुड्स पे इंडिया में 18% का आईजीएसटी है तो आपको 3.7 में भी 18% कस्टम डिपार्टमेंट को जमा करवाना पड़ेगा ऑन द लाइक आर्टिकल्स ऑन इट सप्लाई इन इंडिया, अगर वो गुड्स इंडिया में सप्लाई किए जाते तो ऑन द वैल्यू। लेकिन वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आपने कस्टम डिपार्टमेंट वाली ही वैल्यू उठानी है, जीएसटी वाली वैल्यू नहीं उठानी। देखिए वैल्यूएशन का चैप्टर मैं आपको जीएसटी में भी पढ़ाऊंगा, वैल्यूएशन मैंने आपको कस्टम में भी पढ़ाया, अब दोनों की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। तो हमने कहा सर अब जीएसटी वाली वैल्यू लें या फिर कस्टम वाली लें, तो अभी कस्टम ड्यूटी जमा करवानी है कि जीएसटी जमा करवाना है, आपने कस्टम ड्यूटी जमा करवानी है, तो आपने वैल्यू कौन सी लेनी है, कस्टम्स वाली, कस्टम्स वाली। याद रखो एक नया सेक्शन इन्होंने लिया है, फॉर यू इट इज एग्जैक्टली रिपीट। मैं अगर क्रॉस भी करवा दूंगा ना तो आप कहेंगे कि सर ये सारा हमने किया हुआ, क्योंकि आपने किया हुआ इसलिए मैं पढ़ाने की कोशिश कर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बैरियर क्रॉस करने से पहले हम गुड्स को बेच देते हैं, ठीक है, देन द एलटीपी इज टू बी टेकन, एलटीपी इज टू बी टेकन। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना, अगर वो मेरे 1 करोड़ के गुड्स थे जो मैंने इंपोर्ट किए थे और मैंने आगे वो 2 करोड़ में बेच दिए, तो आपको ड्यूटी 2 करोड़ पे जमा करवानी पड़ेगी। 3.7 ने कहा कि सर हमें भी फिर जीएसटी 2 करोड़ पे ही चाहिए, हमें भी ड्यूटी फिर 2 करोड़ पे ही चाहिए। यहां तक भी प्रॉब्लम। एक और मैंने कहा सर 1 करोड़ के 100 गुड्स, 100 में से 80 बिक गए डबल प्राइस पे, 80 लाख के जगह 1 करोड़ 60 लाख। यहां तक क्लियर। और बाकी 20 गुड्स नहीं बिके, वो आज भी ओरिजिनल इंपोर्टर ही क्लियर करे, वन स्टेप फर्दर जाए। सारे गुड्स नहीं बिके, सारे गुड्स नहीं बिके, 80% बिक गए और डबल प्राइस पे बिक गए। 80% थे कितने के, 80 लाख, और बिक कितने गए, 1 करोड़ 60 लाख। और 20% नहीं बिके, उन पे पुराना प्राइस है। तो हमने कहा सर अब किस पे क्या वैल्यू लगाओगे, तो कहते जितने बिक गए उनके ऊपर 1 करोड़ 60, और जितने नहीं बिके उन पे पुराना रेट।
ठीक है, क्योंकि बाकी 20 लाख के लिए तो मैं पुराना बिल ही दिखाऊंगा, नए गुड्स के लिए नया बायर नया बिल दिखाएगा, तो नया बिल कितने का 1,60,00,000 का, मेरे पास बिल कितना है 20 लाख, ठीक है, इन दैट केस मैं तो 20 लाख के ऊपर ड्यूटी पे करूंगा और वो पे करेगा 1,60,00,000, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहां तक ओके। अब एक लास्ट पॉइंट जो थोड़ा सा नया है, ये अभी तो कुछ भी नया नहीं था, अभी तो कुछ भी नया नहीं था, 37 थोड़ा सा स्मार्ट निकला जी कस्टम्स। मैंने कहा कि सर ये गुड्स 1 करोड़ की जगह 90 लाख के बिके, तो उसने कहा कि जी मेरे को तो ड्यूटी चाहिए 1 करोड़ या 90 लाख, विच एवर इज हायर, दे आर द स्मार्ट। कस्टम ने ऐसा नहीं, तो उसने कहा था कि अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुई, वहां पे उन्होंने बस इतना लिख के छोड़ दिया था एलटीपीज टू बी टेकन, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो ओरिजिनल प्राइस से महंगा है या ओरिजिनल प्राइस से सस्ता है, मेरे को नहीं लेना देना, एलटीपीज टू बी टेकन। लेकिन यहां पर जब इनकी वैल्यूएशन की बात आई कि 37 किस अमाउंट पे लगेगा, किस अमाउंट पे लगेगा, तो उन्होंने कहा कि जी ओरिजिनल प्राइस ऑफ द ओरिजिनल इंपोर्टर और रीसेल प्राइस विच एवर इज पढ़ते हैं, where the goods deposited in the warehouse under the provisions of the Customs Act 1962 are sold to any other person before the clearance for the home consumption। अभी वो गुड्स इंडिया में आए नहीं है, अभी वो कस्टम के पास ही पड़े हैं, उनके वेयर हाउस में पड़े हैं, एंड दे आर सोल्ड टू एनी पर्सन बिफोर द होम कंजम्पशन और टू एक्सपोर्ट, देन द वैल्यू ऑफ सच गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ 37। अगर वो कहता दो केसेस होंगे, फर्स्ट केस जिसमें 100% गुड्स बिक, फर्स्ट केस जिसमें मैंने क्या कहा कि 1 करोड़ की गुड्स कितने के बिक गए, 2 करोड़ के सारे बिक गए, तो वो कहता है कि जी 38 के अंदर जो वैल्यू ली दैट इज 1 CR और द ट्रांजैक्शन वैल्यू जितने पर आपने बेचा, कितने पे बेचा, 2 करोड़ पे, विच एवर इज हायर। हाईलाइट करेंगे जी, इफ यू हैव द हाइलाइटर, विच एवर इज हायर, ये नया वर्ड है जी, दिस इज द प्रॉब्लमेटिक वर्ड, दिस इज द न्यू वर्ड, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि जी रीसेल प्राइस के ऊपर वैल्यू किया जाएगा, बट 37 इज वेरी स्मार्ट, इन्होंने क्या कहा, विच एवर इज हायर। सेकेंड केस जिसमें उसने क्या कहा कि जी 80% गुड्स ही बिके, सारे नहीं बिके, वेयर एनी पार्ट ऑफ द गुड्स इज सोल्ड, सारे नहीं बिके, वेयर एनी पार्ट ऑफ द गुड्स इज सोल्ड, तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू अब 80 लाख या 1,60,00,000, विच एवर इज हाई। तो अभी वो सिर्फ 80% की बात कर रहे हैं, 20% की बात नहीं कर रहा है, 20% की बात कहां पे कर रहे हैं, नीचे देखिए जी, एक पैराग्राफ स्किप करके मेरे साथ आएंगे, अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स, हमने कहा सर 80% की वैल्यू तो बता दिया आपने, 80% के लिए तो आपने कह दिया 1,60,00,000 या 80 लाख, विच एवर इज हायर, लेकिन जो नहीं बिके उनका क्या करना है 20% का, तो वो कहता है कि जी उनमें 38 ही चलेगा, मतलब ओरिजिनल इंपोर्टर का ओरिजिनल प्राइस ही चलेगा, दैट इज 20 लाख। यहां पे कुछ ऐसा नहीं है विच एवर इज हायर, पूरा पढ़ा देता हूं आपके लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेयर हाउस गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड, जो नहीं बिके, द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शनेट, उस 20% की वैल्यू क्या होगी, कहते हैं शेल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द 38, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है, इनमें तो दो प्राइस है ही, जो बिके नहीं उनका एक ही प्राइस है 20, पुराना प्राइस, जो ओरिजिनल इंपोर्टर का ओरिजिनल प्राइस। अब वो कहता है कि जी एलटीपी, एलटीपी में वो क्या कहता है कि जी वो एक से ज्यादा बिक, एक से ज्यादा बार बिक गए, 1 करोड़ वाले मैंने 2 करोड़ में बेच दिए, 2 करोड़ वाले अगले ने 3 करोड़ के बेच दिए, वो कहता है कि 3 करोड़ लेंगे 1 करोड़ लेंगे, तो वो कहता है कि इन दिस लास्ट ट्रांजैक्शन एलटीपी आपको देखना। तो जब हमने ये देखना है विच एवर इज हायर, तो फिर फाइट पता है किसमें होगी, 1 करोड़ और 3 करोड़ करवाता हूं। देखिए 1 करोड़ की गुड्स मैंने बेच दिए कितने में, 2 करोड़ में, वो आगे बेच दिए 3 करोड़ में, और फिर 3 करोड़ वाले ने भेज दिए 2.5 करोड़, ठीक है। तो अब यहां पे विच एवर इज हायर, ओरिजिनल इंपोर्टर का ओरिजिनल प्राइस 38 के हिसाब से और 38A के हिसाब से लास्ट प्राइस, लास्ट प्राइस आपने देखना है, लास्ट प्राइस विच एवर इज हायर, तो इन दैट केस जो आपको टैक्स देना है वो 2.5 करोड़, विच एवर। इस एग्जांपल को ध्यान में रखिए, अब दोबारा से ये पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर आप बताना कि पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। However, where the whole of the warehouse goods or any part thereof is sold more than once, मेरे एग्जांपल में देखा आपने more than once बिक रहे हैं, 1 करोड़ वाले पहले 2 करोड़ के, फिर 3 करोड़ के और फिर 2.5 करोड़ के,
So for the home consumption or the export, then the transaction value of the last transaction कितने पे हुई, 2.5 करोड़ और 3.8 whichever is higher. ठीक है, तो अब मैंने कहा कि सर जो कंपटीशन करवाना था whichever is higher का, वो किस में करवाएं, 1 करोड़ और 2 में, 1 करोड़ और 3 में, और 1 करोड़ या 2.5 में. तो उन्होंने कहा कि जी 2.5 करोड़ आपने देना है, बिकॉज आपने एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखना है. चलेंगे आगे. आइए जी एक बार दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ. इसके बाद जब 3.9 शुरू होगा दैट इज एग्जैक्ट रेप्लिका. ठीक है, 3.7 को एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं. तो हमने कहा कि जी आपको इसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स के इक्विवेलेंट 3.7 में आपको टैक्स जमा करवाना रहेगा. और वो कहते हैं कि जी कौन सी वैल्यू पे आपको देना रहेगा. सो वो कहते हैं कि जी वैल्यू अगर आपने बेच दी तो फिर जितने पर बेचा या जितने पे ओरिजिनल इंपोर्ट हुआ था whichever is. ठीक है, बट अगर आपने सारे नहीं बेचे, प्रोपोर्शनेट बेचे, तो जितने बेचे उस पे सेलिंग प्राइस और द ओरिजिनल प्राइस whichever is higher. बट जो नहीं बिके उसके अंदर तो एक ही प्राइस है, दैट इज द ओरिजिनल इंपोर्टेड प्राइस, और उसी के ऊपर आपको ड्यूटी जमा करवानी पड़ेगी. बट बीच में उसने कहा कि अगर एक से ज्यादा बार बिक गए तो कंपटीशन कौन सी 2 आइटम में होगा, एलटीपी एंड द ओरिजिनल. LTP and the original price में कॉम्पिटिशन होगा, and whichever is higher that will be the winner. उसी के ऊपर आपको 3.7 जमा करवाना पड़ेगा. चलिए आगे. आइए जी अब 3.9 पढ़ते हैं. तो वो कहता है कि कोई आर्टिकल आपने इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया है, इन एडिशन उसके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी जमा करवाना पड़ेगा. हमने कहा कि सर कौन से रेट पे, कहता है एट सच रेट. हमने कहा सर कौन से रेट पे कंपनसेशन सेस, कहता है कि जो सेक्शन 8 ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट्स सेस एक्ट में जो रेट गिवन, जो भी उसके ऊपर जितना रेट सेस का लगता है उतना ही आपको 3.9 में कस्टम डिपार्टमेंट को जमा करवाना पड़ेगा. ठीक है, हमने कहा सर किस वैल्यू पे जमा करवाना है, अब ये भी बता. रेट आपने बता दिया, आपने कहा रेट पे आपने अपना दिमाग नहीं लगाना. वो गुड्स पे इंडिया के अंदर अगर सप्लाई की जाती, इंडिया से इंडिया में ही सप्लाई की जाती, तो जितना जीएसटी कंपनसेशन सेस का रेट था, ठीक है 5%, 10%, 35%, 40%, जो भी रेट था उतना ही 3.9 का भी रेट. हम तो सर रेट क्लियर हो गया, वो हमने जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट में से उठा लेना है रेट. तो आप बस ये बताओ वैल्यू. तो वो कहता है कि जी अगर वो गुड्स बिक गए तो फिर जितने के बिके और द ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब ओरिजिनल प्राइस whichever is, और अगर सारे नहीं बिके तो फिर प्रोपोर्शनेट के ऊपर ओरिजिनल प्राइस और रीसेल प्राइस whichever is higher. और अगर एक से ज्यादा बार बिक गए तो एलटीपी है. और जो अनसोल्ड लाइक से 20%, 80% बिक गए थे, ऊपर 100% बिक गए थे, और यहाँ पे 20% नहीं बिके, तो 20% नहीं बिके उनमें तो एक ही प्राइस है ओरिजिनल इंपोर्टर का ओरिजिनल इंपोर्ट प्राइस. सेम, एग्जैक्टली सेम. बस 3.7 की जगह 3.9 हो गया. 3.7 में वैल्यू 3.8 में बताई थी इन्होंने, 3.10 में. सेक्शंस आर नॉट रेलेवेंट. मैं अगर आपको इस पूरे पेज में से कोई 2 सेक्शन याद करने को बोलूं, 3.7 और 3.9, 3.8, 3.8A, 3.10, 3.10A नहीं याद. 3.7 में IGST लगाया गया और 3.10 में 3.9 में कंपनसेशन सेस के इक्विवेलेंट आपको कस्टम ड्यूटी जमा करना